और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान गौरव भाटिया जी से कि वो साक्ष्य आपके सामने रखें। श्रीमान गौरव भाटिया जी। बहुत बहुत आभार वीरेन जी। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। और आज की इस अहम प्रेस वार्ता में कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है, उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा, ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है, इसका पर्दाफाश करें। एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे। ऐसे 3 ऑडियो हैं जो आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेन जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। आपके पास है, वो कह रहे हो हम चला।
एक मिनट रुकना, एक मिनट। आप सुन रहे हैं कि गैंगस्टर कह रहा है, पहले विधायक बोलता है कि मैं दूसरा नंबर देता हूं, उस पर बात करो, तो वो पूछ रहा है कि मैं गुरचरण बिल्डर और पूरन स्टोर वाले को फोन कर दूं। इनको आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही? एक मिनट रुक जाओ, आप अपने से प्ले करो। कह रहे हैं ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं था, तो अपने उससे नहीं, इस पे नहीं, मैं दूसरा नंबर दूंगा। ठीक है, भी बताइए किस तरह के कराना है, कि बात देख लो मेरी नजर में, देख तो वो है कि क्या करें, गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर। आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। हेलो, हाँ हाँ बोलो। वो आया था भाई साहब बंदा, वो हाँ हो गया, बात कर लेंगे सर उससे। हाँ हो गया था, बात होगी फिर उसकी शाम ना होगा तो। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, हो जाएगा काम, क्या कह रहा है? हाँ कल करेंगे, और मैं मिल लूँ उससे। ठीक है, तो आप वो बात हो गई नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। पर आप दे दो तो मैसेज छोड़ते हैं, इसी फोन पे बात होगी 3 से 4 इसी नंबर पे मैं करवाऊंगा, दूसरे मोबाइल में करवाऊंगा उसमें, मैं तो नया नंबर लेकर उसमें कराऊं ऐड में, कल कर लूं, कल तक करवा दूंगा उसमें। फ्री है सब कुछ, वो है ना, कल नंबर मिल रहा है ना, कि सर का वो मिल रहा है ना, डिटेल मिल रहा है ना। ठीक है, अगर उस वाले पर बात कर लो, आज की ठीक है, मैं उसे कर लेता हूँ, और क्या नाम है, आज मैं करवा लूंगा उसे रात में किसी के लगा के जिम्मेदारी। ठीक है, एक बार देख लो, बात कर लो इसका मैं करूँ, इसकी मैं करूंगा बातचीत आज ना। ये एक्चुअली दिल्ली से बाहर था, आज आया होगा यो। नहीं कुछ भी ना हो ना, मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे वाले के थ्रू उठेंगे ना, किसी का रोना हो ना कुछ हो ना, मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं शाम में भेजू शाम में 7 बजे मैंने बुला रखा हो आज। एक बार है ना, मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं, सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मेरा ही ना पाटता किस दौर फोन कर रखा है किसका ना, एक बार ये काम जरूर कर लियो। ठीक है ना, कल ना कभी दिक्कत आओगी फिर आप लोग कहोगे मेरे कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास, कल इस नंबर पर फोन कर, उस पहले वाले नंबर पर फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उसको बात करना मेरे से, ये भी किसी और का नंबर है, कल मैं वो दे दूंगा, क्या नाम है जो सिग्नल वाला, फिर उसमें बात कर लियो, कल क्या नाम दोपहर तक मिल जाता हूँ। जैसा आपने सुना, ये कुछ अंश हैं, तो इससे जो स्पष्ट हो रहा है, पहले मैं उसको इंगित कर दूं। साठ गांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ, जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी, जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। ये किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है, तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था यह केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है,
और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है, वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है। यह बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, यह अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़ 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। और किससे रुपया वसूला जाएगा? नागरिकों से। दूसरा, दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से। और यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है। हम सब जानते हैं कि यह पापी आपकी जाती हुई सरकार है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि यह विपक्ष में भी ना आए, यह जनता सुनिश्चित करेगी। लेकिन जब तक आप सत्ता में हैं, क्या जनता यह डिजर्व करती है कि इस तरह के फिरौतीबाज, वसूली वाले विधायक पापी आप देगी और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा? यह स्पष्ट करना चाहिए। और इसके साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा दैट दिल्ली डिजर्व्स बेटर, दिल्ली डिजर्व्स बेटर। एंड आई मस्ट रीड अ लिस्ट। यह अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की, वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, जेल में। केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्वयं मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बेल पे, पहले जेल पे फिर बेल पे। अमानतुल्लाह खान, ये एक नागरिक को इतना पीटते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से पेट्रोल पंप पे अपना काम कर रहा था, अरेस्ट होती है, उसके बाद बेल पे बाहर आते हैं। इनके एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप लगता है। सोमनाथ भारती विधायक, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगता है, केस चल रहा है। और विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, महिला अस्मिता को तार तार कर देते हैं। एक सांसद नेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, अरेस्ट हुए। तो यह बेल और जेल, यह है पापी आपकी सच्चाई। और उसमें आज फिरौती और वसूली जुड़ गया है। यह बेहद ही चिंताजनक है। आपके साथ सारे ऑडियो क्लिप्स साझा किए जाएंगे और जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वसूली पापी आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जनता डिजर्व्स बेटर। इनको विपक्ष में भी कोई भूमिका ना मिले, यह हमें यकीन है कि दिल्ली की जनता सुनिश्चित करेगी। और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये वसूलीबाज, ये फिरौती मांगने वाला,
इसको अगर माफिया और गैंगस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो इसके खिलाफ हो, और ऐसे दरिंदे की जगह, और अगर अरविंद केजरीवाल उसको बढ़ावा देते हैं, उनके इशारे पे ऐसा काम होता है, तो ऐसे दरिंदों की जगह केवल जेल की सलाखों के पीछे है। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से भी कि कुछ और प्रमुख बिंदुओं पे वो आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। गौरव जी जो लिस्ट बता रहे थे उसमें दिनेश मोहनिया, प्रकाश जरवाल, अखिलेश त्रिपाठी, जितेंद्र तोमर, लंबी फहरिस्त है, सत्येंद्र जैन, और जमानत पे छूटे खुद जमानती अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी। जो जेल से बेल और बेल से जेल का खेल चल रहा है, जब आप ये तीनों ऑडियो क्लिप सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि खुद विधायक नाम सजेस्ट करता है, और नाम भी किन के सजेस्ट करता है, वो करीबी जो उसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि किसके पास कितना माल है, और उसके बाद वो गैंगस्टर उनको फ़ोन करता है और वसूली की जाती है। उसमें विजय बंसल का नाम आएगा, राजेश का नाम आएगा जो गगन स्कूल वाले हैं, गुरचरण बिल्डर्स का नाम आ ही चुका है, पूर्ण स्टोर का आएगा, एक गोलू रंजन आएगा, ऐसे कई नाम आएंगे। और ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विधायक से जुड़े रहे हैं। और बातचीत में आप ये भी सुनेंगे कि वो कहता है कि मैं आपको नंबर दे दूं, तो गैंगस्टर कह रहा है कि उत्तम नगर के सारे नंबर मेरे पास है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये खुला खेल जो आम आदमी पार्टी के विधायक खेल रहे हैं, निस्संदेह इसमें जांच एजेंसी को तुरंत जांच भी करनी चाहिए, और जो दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो सही जगह है इनकी सलाखों के पीछे वहां भिजवाना चाहिए। दिल्ली को विशेष रूप से अपराधियों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका है। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करते हैं तो ये तार वहां से भी जुड़ते हैं, और इसलिए आज जो खुलासा गौरव जी ने किया है, ये अपने आप में हमारा ये मानना है कि जमानती पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसको लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती, अगर वही उनको हलाल करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि इस दिल्ली का क्या होने वाला है। तो इस वार्ता के माध्यम से तो हम निवेदन करेंगे जांच एजेंसी से भी कि जो साक्ष्य आज यहाँ दिए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे आपराधिक छवि वाले विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। कोई प्रश्न हो अगर पहले इस विषय पे? मेरा एक सवाल है गौरव जी, कृष्णमोहन शर्मा हूं भारत एक्सप्रेस से। कल एक प्रोफेसर ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पूछा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सैलरी मिल नहीं रही है, डॉक्टर को सैलरी मिल नहीं रही है, एनआरटी का पूरा हाल है, गुंडागर्दी की बात आपने कर ली, पैर की रिपोर्ट में एलजी ने कह दिया कि आप रिपोर्ट को टेबल पे कीजिए। तो इसमें एक सवाल उठता है कि आर्टिकल 355 लगा के केंद्र सरकार इनकी निगरानी क्यों नहीं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबसे पहले तो संविधान के प्रति जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि चुनाव की बेला है, कुछ महीने की बात बची है, और जनता जनार्दन होती है। जनता जब इंसाफ करती है तो ऐसी चोट लगती है अपराधी को, वसूली वाले को, कि वो हमेशा याद रखता है। और इसीलिए प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनकी जो काला चरित्र है और जो वसूली चरित्र है ये आपके समक्ष रखें। और ये गलत नहीं होगा कहना कि आज पापी आपकी सरकार मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना नहीं चला रही है। ये कोई चला रहा है तो गैंगस्टर, क्रिमिनल्स, फिरौतीबाज, और ये चिंता का विषय है। और अगर अरविंद केजरीवाल अगले 24 घंटे में इस पे कोई टिप्पणी नहीं करते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह की जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें लिप्त है, और उनके कहने पे ही यह किया जा रहा है। और
जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो मैं इतना जरूर कह दूंगा, किसी भी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं यहां पे, 355 भी एडवाइजरी रोल है संविधान में। 355 और 356 का जो रोल है, यह संवैधानिक एक ताकत है जिसको बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं जिसका ये क्षेत्र अधिकार है वही व्यक्ति इस पे टिप्पणी करे तो बेहतर रहेगा। एक सवाल है, आपने नाम तो बोल दिया लेकिन गैंगस्टर के बारे में नहीं बताया। आम आदमी पार्टी जो उसके बारे में बता रही थी कि लॉरेंस को धमकाता, कल केजरीवाल ने भी कहा था, तो ये क्राइम पर दिल्ली की राजनीति अब चलती आ रही है कि कौन क्राइम को ज्यादा है। गैंगस्टर का नाम जब आपको ऑडियो क्लिप्स भेज दिए गए हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत जिम्मेदारी से जो तथ्य आपके समक्ष रखे हैं वो इसलिए ही रखे हैं कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये जानकारी ले कि किस तरह के खतरनाक गैंगस्टर के साथ दिल्ली की सरकार व्यवहार रखती है, रिश्ता रखती है, घनिष्ठता रखती है और नागरिकों को धमका रही है। मेरा इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। पिछली बार एक जिसका जिक्र गौरव जी ने किया था कि एक वीडियो ऑडियो लीक हुआ था, आप उस घटनाक्रम को भी जोड़ लीजिएगा। जैसे ही वो ऑडियो लीक होता है, नरेश बालियान अगले 20-22 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, दिल्ली छोड़ के गायब हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा जांच एजेंसियों को कि आज के बाद कहीं वो फरार तो नहीं होने वाला। बिल्कुल जांच एजेंसी को भी देंगे, वैसे पब्लिक डोमेन में है, वो खुद भी सुमोटो ले सकते हैं। और दिल्ली में अगर कोई विषय है तो भ्रष्टाचार है, टूटी हुई सड़कें और गड्ढा है, बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, गंदा पानी है जिससे पिछले 1 साल में सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग मरे हैं, बहता हुआ सीवर है, यमुना है। इन विषयों से भागते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है, जो मूल प्रश्न है, जो फंडामेंटल प्रश्न है, क्या ऐसी पार्टी के कन्वीनर को कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाने का कोई नैतिकता बची है या नहीं, जिसकी पार्टी में स्वयं गैंगस्टर, फिरौतीबाज, घोटालेबाज, एलेज्ड रेपिस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अपराधी स्वयं बैठे हैं। वो कैसे किसी और पे उंगली उठाएगा? और स्वयं कन्वीनर, मैंने हमेशा कहा है, जेल वाले सीएम अब बेल वाले कन्वीनर हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे पे उंगली उठाएगा। और हां, एक तथ्य जरूर बता दूंगा, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी प्रेस वार्ता में ना प्रामाणिकता थी, ना सत्यता थी। आपको उदाहरण देता हूं, नंगलोई शूटिंग की बात करी थी उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में। 24 घंटे के अंदर 2 गिरफ्तारी हुई जो अभियुक्त थे और वेपन्स की रिकवरी हुई। उन्होंने उदाहरण दिया था अपनी प्रेस वार्ता पे। ये तो उनकी तैयारी है। उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। उनकी नाक के नीचे उनके इशारे पे फिरौती ली जा रही है और उनमें इतनी नैतिकता नहीं है कि बाहर निकल के बताएं कि या तो वो अपने एमएलए के साथ हैं या दिल्ली की जनता के साथ हैं। और दूसरा, बात हो रही थी गैंगस्टर की, तो जो गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई, इनका एक मॉड्यूल है। 9 गिरफ्तारी विभिन्न प्रदेशों में दिल्ली पुलिस ने करी है। लेकिन आज सवाल यह पूछा जाएगा कि दिल्ली पुलिस पे हमला कौन करता है? ताहिर हुसैन गुंडा।
आज तक जो जेल से बाहर नहीं आया है, उसने दिल्ली दंगा भड़काया और पुलिस कर्मी को मार दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में जरा भी आत्मग्लानि नहीं थी, एक शब्द उन्होंने ताहिर हुसैन पे नहीं बोला। तो यह चिंताजनक है और इस मुद्दे को हम यहां उठाते हैं कि इनकी नैतिकता मर चुकी है और इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो संभल जाना चाहता है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सारे सबूत वहां की सरकार मिटा नहीं देगी तब तक हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए, इधर पापी आपकी बात करी तो उधर गुंडा समाजवादी पार्टी की बात का प्रश्न आपने पूछा है, और बहुत जिम्मेदारी से गुंडा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, ये वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। इनके अपने लीडर, सांसद, जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। और जब गुम में पत्थर चलते हैं वर्दी पर, तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। यह चिंताजनक बात है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो। जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, जो हमारा संकल्प है, उस वक्त अगर कानून का उल्लंघन करके मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। एनी अदर क्वेश्चन? कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, उसमें राहुल गांधी खड़गे, प्रियंका सब ने कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो देश की पारदर्शी नहीं है। अब ऐसे में हमको चुनाव उठाने पड़ेंगे और ईवीएम की बजाय या बैलेट पेपर में जाना होगा। इसको लेकर पूरे देश भर में अभियान चलाया गया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इतिहास के पन्नों पर पड़ी जाएगी। ये भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं, जनता इनको इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर देगी और आने वाली पीढ़ियां ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी क्या थी, ये इतिहास के पन्नों से पढ़ेगी। जब ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं एक बात बता दूं आपको, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से ज्यादा ऐसे फैसले सर्वोच्च न्यायालय के आए हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ईवीएम पारदर्शिता के मामले में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के मामले में बिल्कुल सही है और उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। दूसरा तथ्य, वीवीपैट का मिलान होता है। आपको मालूम है सक्सेस रेट क्या है? 100%। 100% वीवीपैट के मिलाप का सक्सेस रेट इज 100%। तीसरी बात, मैं आज यहां से अपील करता हूं और बड़ी विनम्रता से करता हूं, आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, यही प्रश्न था आपका। सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ये सारे लोग इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे और कहें, देखिए हम ईवीएम से चुन के आए थे, हमारी सरकारें ईवीएम से चुन के आई थी, हम गलत चुन के आए थे, ये घोटाले होते हैं और हम जो है अब चुनावी प्रक्रिया में तभी हिस्सा लेंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा और हम न्यायालय जा रहे हैं। यह दिखाएगा कि जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसमें आपका स्वयं का विश्वास है, और वरना अगर बातें करनी है तो बातों का क्या है। जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद होने की शपथ ले रही हैं, उस दिन खड़गे जी कह रहे हैं ईवीएम खराब है, तो मतलब
प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव में कांग्रेसियों ने घोटालेबाजी करी है। राहुल गांधी जो चुन के आए घोटालेबाजी की वजह से आए। ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये घोटालेबाजी की वजह से बने हैं। और विचित्र बात यह है, महाराष्ट्र हारने का जो इनका दर्द है वो तीर निशाने पे लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र हारे तो वहां ईवीएम खराब है, लेकिन झारखंड जीते तो लोकतंत्र की जीत है, ईवीएम बहुत अच्छी है। ये कैसा दोहरा चरित्र है। धन्यवाद। बहुत यशस्वी प्रभावी मुख्यमंत्री जनता को मिलेगा और बिल्कुल स्पष्टता से जो हमारे नियम कानून है, प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए जल्द ही फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूं अगर आपने ये प्रश्न पूछा तो ये दर्शाता है कि आपको भी उम्मीद जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से है। उसके लिए आभार, साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, जो आपने कहा फंडिंग की, जब आप बात करते हैं, हर मामले में जो जांच एजेंसी है उसने अपना कार्य किया है और कार्य करने के बाद जब न्यायालय में आप आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन प्रतिबद्धता के तौर पे मैं बता दूं, हमारा संकल्प यह है, ऐसी कोई शक्ति रह नहीं सकती कि वो भारत को कमजोर करे। ये आदरणीय मोदी जी की सरकार है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर ये सोचेगा कि वो भारत को कमजोर कर सकता है तो ये उसकी गलतफहमी है, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत गर्व के साथ एक बात कहना चाहूंगा, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक्स पोस्ट पे कहा था, यह चिंताजनक है कि सहिष्णु हिंदू जो सबके प्रति समर्पित रहता है उसके साथ हिंसा की जा रही है। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य को प्रताड़ित किया जा रहा है तो भारत उसकी आवाज बने। हमने देखा किस तरह से विदेश मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके, और वक्तव्य ही नहीं, जो भी संभव है वो प्रयास चल रहे हैं। हमें यकीन है भारत की बुलंद आवाज को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। दो बातें कहूंगा। पहले तो सांप्रदायिक तनाव तो तब फैलता है जब आप सहिष्णु हिंदू को हिंदू टेरर की परिभाषा दे देते हैं, और वो भी केवल राजनीतिक लाभ से। और ये कांग्रेस पार्टी के कुकर्म थे और वो कभी सत्ता में फिर आई नहीं और आगे आएंगे भी नहीं। और जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, मुझे पता है राहुल गांधी का पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं है, संविधान वो पढ़ते नहीं है, कानून वो पढ़ते नहीं है। खड़गे जी पढ़ा करें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में कि वो गैर संवैधानिक है और वो मामला अभी वहां लंबित है। और जो भी कार्रवाई हो रही है, भारत की न्यायालय से ऊपर ना खड़गे जी हैं, ना कांग्रेस पार्टी है और ना बालक बुद्धि राहुल गांधी है। धन्यवाद।